नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश में। मैं हूं उत्कृष्ट त्रिवेदी। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मार्केट पर हमारी खास पेशकश। आज शो पे क्या क्या रहेगा, कैसे रहे हैं माइंडट्री के नतीजे, इस पर बात करेंगे। आईटी शेयरों में आज क्यों रही है गिरावट और दमदार कमाई वाले एक्सपर्ट्स की कॉल, इन तीनों पर हम आज बात करेंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं बाजार के कैसे हालचाल की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आईटी और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई से बाजार में गिरावट देखने को मिली है। ये लगातार चौथा सत्र है जब बाजार में कमजोरी दिखी। निफ्टी 17,200 के नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में भी 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी। बाजार की इस पूरी हलचल पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही है। मानसी, क्या हाल रहा आज मार्केट्स का? जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार फोर्थ ट्रेडिंग सेशन था जहां पर बाजार में कमजोरी हावी होती हुई दिखी। ऑफ कोर्स एक लंबा वीकेंड पिछले हफ्ते हमने देखा, लेकिन उस वीकेंड की शुरुआत में भी सोमवार से लेकर बुधवार तक हमने बाजार में कमजोरी ही देखी थी और आज ये कमजोरी जो है वही कायम भी रही। अब क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोरी बाजार में देखने को मिली, कुछ पॉजिटिव चीजें जो कि बाजार की आज रही उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक तो डिफेंस स्पेस अप्रूव हो चुका है कि बाजार चाहे कितना भी कमजोर हो, डिफेंस स्पेस जो है वो परफॉर्म जरूर करता है। आप देखिए भारत डायनेमिक्स का शेयर आज अच्छी तेजी के बीच करीब 14% के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। इसके अलावा केप्री ग्लोबल, इस स्टॉक पर भी नजर रखी आज हमने, क्योंकि करीब 15 से 16% तक की तेजी हमने देखी और अच्छी बढ़त के साथ ही इस स्टॉक में हमने ट्रेड काफ़ी अच्छी तेज़ी पर देखने को मिला। एनटीपीसी का स्टॉक अगर 1 अप्रैल के बाद देखें, अच्छी तेज़ी पर कामकाज आज के सत्र में कर रहा था। करीब 4.5% तक की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिली और साथ ही फर्टिलाइजर स्पेस भी थे जो कि बाजार को तेज़ी दे रहे थे। अगर यहाँ पर हम देखें आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स अच्छी तेज़ी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो यहाँ पर कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट इन तमाम स्पेसेस से देखने को मिले। लेकिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट में कंट्रीब्यूट यहाँ पर एचडीएफसी ट्विंस ने किया और साथ ही इन्फोसिस के नतीजों के बाद हमने देखा कमजोरी हावी होती हुई यहाँ पर देखने को मिली और एचडीएफसी ट्विंस भी थे। करीब 60% कंट्रीब्यूशन इन तीनों की तरफ से ही आता हुआ निफ्टी में देखने को मिला। गिरावट में सबसे ज्यादा यहाँ पर इन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा निफ्टी के गेनिंग स्टॉक्स पर अब आ जाइए। एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार में आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी भी दिखा रहे थे, जैसे कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जैसे कि हमने अभी देखा, ये स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरावट हावी कर रहे थे। वहीं टेक महिंद्रा में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पावर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा, टोरेंट पावर, वरुण बेवरेजेस, एचएल जैसे स्टॉक्स अच्छी बढ़त दिखा रहे थे। कमजोरी हावी होती हुई मिड कैप स्पेस में टाटा एलेक्सी, एम्फासिस, टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलएनटी टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर होती हुई दिख रही थी। इसके बीच मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, गेनिंग नहीं कह सकते, बाजार को कुछ हद तक जो सपोर्ट कर रहे थे उन सेक्टर्स में एफएमसीजी, मेटल और ऑटो शामिल रहे। हरे निशान के साथ थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव, भारी बिकवाली निफ्टी आईटी स्पेस में हमने देखी। इसके ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल स्पेस और साथ ही सरकारी बैंक क्षेत्र में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार ने संभलने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी था दिन के दौरान जब रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन रिकवरी जो है आगे संभल नहीं पाई और क्लोजिंग में तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली ही हावी होती रही। चलिए आज पूरे दिन बाजार में बिकवाली हावी रही, लेकिन आप कल की तैयारी कैसे करें वो बताएंगे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। शर्मिला जोशी, शर्मिलाजोशी.com से, और किरण जानी, जयनाम सिक्योरिटीज से। मैं आप दोनों पे आना चाहूँगा बाजार के हाल को लेकर। शर्मिला, आपसे शुरुआत करता हूँ। कैसे देखते हैं ये जो पिछले 3-4 दिनों में, पिछले हफ्ते की बात करी, हालांकि लॉन्ग वीकेंड था तो 3 दिन ही ट्रेड हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे देखती हैं ये जो पूरी 3-4 दिन की जो एक ट्रेंड चला है डाउनवर्ड उसको? और शर्मिला मैं आपसे आऊँगा, फिर जयनाम सर, फिर किरण सर आपके पास आऊँगा। जैसे कि आपने कहा कि हमने लगातार गिरावट देखी है एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आज जो हमने गिरावट देखी दैट वाज लार्जली सॉर्ट ऑफ लेड बाय एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। और हम जानते हैं कि इन्फोसिस के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं आए। आई थिंक द वर्स्ट पार्ट अबाउट द नंबर्स वाज द फैक्ट कि अट्रिशन रेट 27.7% है, विच इज रियली वेरी अलार्मिंग। उसके साथ साथ अलग तरह के हेडविंड्स है इन्फोसिस के लिए इस समय, तो स्टॉक काफी करेक्ट होगा ये थोड़ा बहुत मालूम ही था। और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, हालांकि नतीजे अच्छे थे, it seems to send sort of mixed signals, क्योंकि मार्जिन्स और जिस तरह से रिटेल उनका बुक
थोड़ा कम हुआ है, इन सब चीज़ों की चिंता कुछ लोगों ने जताई और वो एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि this HDFC Bank merger that may also has also triggered some amount of selling from the FI front on both these stocks, क्योंकि there is some talk of कि MSCI का रीबैलेंसिंग कैसे होगा और कि क्या वेटेज मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज की तारीख में फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर उसका काफी बड़ा वेटेज है, बोथ ऑन सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी। उस वजह से जब ये स्टॉक्स गिरते हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है। सो आई थिंक इट्स मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। FI नंबर्स भी कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं, सो आई थिंक डेफिनेटली इट्स टाइम टू बी कॉशियस, बट वन होप्स कि कल थोड़ा मार्केट संभले, क्योंकि ये जो दो सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स थे जिस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा था, HDFC बैंक नंबर्स एंड नंबर्स, दैट पॉसिबली कुड हैव गॉटन अकाउंट फॉर। किरण सर, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अभी चलने वाला है पूरे हफ्ते जिस तरीके का डाउनवर्ड ट्रेंड है, या यहाँ पे कहीं आके सपोर्ट मिलेगा? सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा एक छोटा सा ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन यूएस में इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली थी और दूसरी तरफ ECB की मॉनेटरी पॉलिसी थी। उसके दोनों दरमियान हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस जो थे वो एकदम से शूट अप हो गए और जो क्रूड ऑयल है वो अभी $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप USD INR देखोगे तो वो भी 76 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स था वो मार्केट के लिए थोड़ा खराब था, या तो प्रेशर बना रहा था, और साथ में आप FIIs के नंबर देखिए कंटिन्यू सेल ऑफ आ रहा था। सो ओवरऑल सेंटीमेंट्स नेगेटिव था। टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 17,500 का, वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को टूट गया था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग के मार्केट में जो फॉल है वो कंटिन्यू रहेगा। और आज भी हमने देखा कि नीचे के लेवल पे जो इंपॉर्टेंट लेवल था 17,150 जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास मार्केट संभला है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखोगे तो ऑप्शंस में भी हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप टेक्निकल चार्ट्स देखोगे तो वहां पे भी हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक बाउंस बन रहा है। 17,150 लेवल जब तक होल्ड है तब तक चांसेस है हम 17,200 17,300 तक जाएंगे। लेकिन जैसे आपने पूछा कि ये पूरे वीक कैसे रहेगा, सो ये पूरे वीक एक रेंज के अंदर मार्केट कारोबार करे ऐसा हमें लग रहा है। ऊपर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 17,400 से 17,500 जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देती है तब तक हम प्रेशर के अंदर ही ट्रेड करेंगे। और नीचे में हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या तो जो एक डिमांड जोन बन रहा है वो 17,100 से 17,000 बन रहा है। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,500 जहां पे आज भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, जब तक वो लेवल होल्ड है तब तक चांसेस है हम 37,100 37,200 तक एस्केलेट कर सकते हैं। जैसे ही उस लेवल के ऊपर हम बंद देते हैं तो 37,800। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 37,500 से लेके 36,500 आइदर साइड जब बैंक निफ्टी बंद देगी तो वहां से और 1000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल ये पूरा वीक एक रेंज बाउंड कारोबार रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। चलिए, रेंज बाउंड कारोबार रहेगा। लेकिन स्टॉक्स के बारे में बात अगर करें तो बात कर लेते हैं IT सेक्टर की। IT सेक्टर में हमने खराब नतीजे भी देखे हैं अनुमान के मुकाबले, लेकिन माइंट्री के नतीजे आए हैं। चौथी तिमाही में माइंट्री के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि, किस तरीके से रहे हैं माइंट्री के नतीजे, बताइए हमें। जी उत्कर्ष, देखिए माइंट्री के नतीजों की बात करें तो आज का अगर माहौल देखें तो IT सेक्टर के नतीजों ने काफ़ी निराश किया था, पर माइंट्री स्पेसिफिकली इतना निराश नहीं करता हुआ नजर आया है, क्योंकि अगर इनकी आय को देखें तो वो अनुमान के एकदम मुताबिक आई है, और इसके अलावा जो इनका मार्जिन है और जो मुनाफे का फिगर है वो अनुमान से बेहतर ही आया है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली है। एक एक करके नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 5.2% तिमाही दर तिमाही देखने को मिली है, और ये 5वां क्वार्टर है जब 5% से ज़्यादा की कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दर्ज की है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा अगर इनकी USD रेवेन्यूज़ में आय देखें वहाँ पे भी तिमाही दर तिमाही 5.2% का जंप देखने को मिला है, एकदम अनुमान के मुताबिक। पर इनके मार्जिन जो हैं, हमारा अनुमान था कि इनके EBIT मार्जिन करीब 18.5% रहेंगे, पर कंपनी ने 18.9% अपने मार्जिन घोषित किए हैं, और साथ ही मुनाफे का अनुमान भी हम 440 करोड़ का लगा के चल रहे थे, पर कंपनी ने सरप्राइज करते हुए 473 करोड़ का मुनाफा घोषित किया है। तो क्लियरली आय अनुमान के मुताबिक है, बट इसके अलावा बाकी के जो हेडलाइन नंबर्स है वो अनुमान से ज़्यादा है। हाँ, ज़रूर कुछ हेडविंड्स है, जैसे हम एट्रिशन रेट की बात करें तो वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे 23.8% पे आया है। इसके अलावा इनका BFSI
ट्रैवल सेगमेंट तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 9% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ है, बट इनका रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है। तिमाही दर तिमाही वहाँ पे करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। टीसीवी डील विंस की अगर बात करें तो वो तीसरी तिमाही से ज़्यादा इस बार देखने को मिली है, करीब $390 मिलियन की चौथी तिमाही में कंपनी ने डील विंस जो है रजिस्टर की हैं। तो ऑल एंड ऑल बहुत बुरे नहीं आए हैं नतीजे, और इसी के साथ जो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो आने वाले समय में इंडस्ट्री को लीड करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा उनका कहना है। आने वाले समय में देखना होगा कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत बुरे नतीजे नहीं आए हैं। शर्मिला जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा आईटी सेक्टर को लेकर। अब देखिए माइंट्री के नतीजे आए तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि बहुत बुरे नहीं हैं, यही अच्छी बात नज़र आ रही है, पॉजिटिव है। तो आप आईटी सेक्टर को आगे आने वाले समय में कैसे देखती हैं, और अगर इन्वेस्टर क्या इस हफ्ते में कुछ ऑप्शंस हैं बाइंग के लिए आगे लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास? Very honestly, it's not जितना gloom और doom अभी लग रहा है, given today's correction, इतना मुझे नहीं लग रहा। और अगर आपने TCS के numbers देखे तो I think they were a really good set of numbers. And I'll tell you why I say that, क्योंकि ठीक है कि मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर था, वो सब चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर पाइपलाइन है और जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, वो आई थिंक अपने में एक बड़ी बात है। बिकॉज ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस साल आईटी के बजट स्पेंड इतना नहीं रहे फ्रॉम सम ज्योग्राफीज, लेकिन अगर आप टीसीएस की डील पाइपलाइन देखें तो वो किधर भी नजर नहीं आए। इन्फोसिस के डील पाइपलाइन में ये देखा गया कि थोड़े छोटे डील्स थे, क्योंकि पीपल आर गिविंग स्मॉलर ऑर्डर्स, क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज और वो जल्दी उनको डिलीवरी चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप गाइडेंस की बात करें तो इन्फोसिस ने भी बहुत बढ़िया गाइडेंस दिया है। आई थिंक द गाइडेंस वाज द sort of silver lining in the entire results ki they expressed confidence for the year going ahead. Mid cap के numbers थोड़े बहुत lumpy होते हैं because given the fact that they are of a smaller size, but I think Mindtree again has delivered a fairly strong set of numbers. So I think it is more कि जिस तरह से mood खराब हुआ है with this attrition, the talk of attrition, और जिस तरह से एक थोड़ा margin disappointment रहा IT से, but I think it will settle down. And I'm fairly positive on a whole host of mainly mid-cap IT stocks. तो नतीजे देखेंगे और उसके बाद individual stocks की चर्चा करेंगे. But I think Mindtree by itself was a good set of numbers. चलिए किरण, आपके पास भी मैं आऊँगा आईटी सेक्टर को लेकर ही, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं। गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह के मुताबिक बाजार में 17,000 के स्तर से फिर तेजी लौटेगी। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि चुनिंदा शेयर और सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। उनकी बात को सुन लेते हैं। महीनों से मार्केट एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं, और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3-3.5 महीना से देख रहे हैं, और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600, और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है। नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,000, 18,500। मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था, और इस कंसोलिडेशन में जो सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो भी पुल बैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2,500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100। और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुल बैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है, और क्योंकि ये दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे, उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जो हम जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000, और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न्ड। हो सकता है कि 3-4-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा, और अगर वो वापस घूमता है तो 18,000, 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजीशन में नहीं है। नॉट ओनली इन बिजनेस, बट अगर आप स्टॉक मार्केट्स में भी देखें तो ये काफी एप्लीकेबल है।
क्योंकि जो खड़ा है, जो स्ट्रांग है वही चल रहा है, जो वीक है वो वीक होते जा रहा है। और हमने ये पिछले 10 दिन में देखा, क्योंकि पिछले 10 दिन में 6-7 बार मार्केट ने सेलर्स बार बनाया, जहां पर इट मेड अ सीरीज ऑफ लोअर लोज। बट आपने जो मारुति के बारे में पॉइंट कहा, देखिए वर्ल्ड काफी डायनामिक हो गया है और आज के दुनिया में आप कोई चीज के लिए वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी से जा सकती है, एंड पीपल हैव रियलाइज्ड दैट, बिजनेसेस आर रियलाइजिंग दैट। बट अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें तो हमारा तो यही मानना है कि बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में ही फोकस रखना चाहिए। यही दो स्टॉक्स इन सेक्टर्स में अच्छे लगते हैं, बाकी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं चार्ट्स पे, तो ज्यादा कुछ इसमें माथा नहीं लगाए। और मेटल्स और रियल एस्टेट और जो पीएससी सेक्टर है, हमारी ये 3 फेवरेट्स है। तो अगर आपके व्यूअर्स को कहीं पर कमिटमेंट बनाना है तो इन 3 सेक्टर्स में बनाइए। आई थिंक यहाँ पर अच्छी तेजी और आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। चलिए किरण, आईटी सेक्टर के बारे में आपसे एक सवाल ले लेते हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि कुछ बाइंग के मौके दिख सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, या ऑल इन ऑल अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए सेक्टर से? ओवरऑल अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर डेली चार्ट पे देखें, सो ओवरऑल सभी अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और प्रीवियसली एक सपोर्ट था आईटी सेक्टर को, वो था 32,500 से 32,800 के बीच में। अभी निफ्टी आईटी वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और अभी वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। सो बॉटम फिशिंग के हिसाब से या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो ब्लू चिप कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस हमें लोअर वैल्यूएशंस के ऊपर अवेलेबल है। सो वहां पे बिकॉज ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, एक बार हमें बॉटम फिशिंग करना चाहिए। सो पहले आईटी इंडेक्स की हम बात करें, सो 32,000 का लेवल हमें ध्यान में रखना चाहिए। 32,000 32,500 के बीच में जब भी ये आता है आईटी इंडेक्स, तब हमें आईटी के अच्छे शेयर्स में खरीदारी करनी चाहिए। सो हमारा प्रेफरल जो स्टॉक्स है वो इन्फोसिस है। आज हमने देखा इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद एक गैप डाउन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो मॉर्निंग का लो था उसने शाम तक ब्रेक नहीं किया था और मोमेंटम इंडिकेटर पे अभी हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। सो इन्फोसिस के अंदर आप 1517 के स्टॉप लॉस से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। इमीडिएट अगर मैं बात करूं 3 से 6 महीने के अंदर हमें लग रहा है ये फिर से 1750 तक आने की गुंजाइश रखता है। सो इन्फोसिस इज द प्रिफर्ड चॉइस इन आईटी सेक्टर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किरण। इन्फोसिस किरण की प्रेफर्ड चॉइस है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं एसीसी के। कल एसीसी के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे पहले मानसी बताएंगे, फिर हम अपने गेस्ट से बात करेंगे उस शेयर्स के बारे में। तो सीमेंट की दिग्गज कंपनी एसीसी के Q1 कैलेंडर ईयर 2022 के नतीजे आने वाले हैं। वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर देखें नंबर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, हालांकि रियलाइजेशंस जो हैं वो सुधरते हुए दिखने की अनुमान यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही बिक्री की अगर बात करें, लगातार जो डिमांड में बढ़ोतरी है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बिक्री पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं वो सालाना आधार पर 3% तक टूटते हुए दिख सकते हैं। हालांकि रियलाइजेशंस जो हैं अराउंड 6.7% की बढ़ोतरी यहाँ पर ऑन ईयर बेसिस देखने की संभावना है। साथ ही जैसे कि मैंने कहा, डिमांड में बढ़ोतरी है जिसका इम्पैक्ट बिक्री पर पड़ता दिखेगा। करीब 8.9 से 9% की बढ़ोतरी बिक्री के फ्रंट पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। 4,213 करोड़ से कंपनी की बिक्री जो है 4,588 करोड़ पर जाती हुई दिख सकती है। तो क्लियरली बिक्री जो है एक पॉजिटिव चीज है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा हमने कॉस्ट में लगातार इंक्रीज देखी है, साथ ही रियलाइजेशंस में इंक्रीजिंग ट्रेंड है जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि कामकाजी मुनाफे यानी एबिडा पर पड़ता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि करीब 25 से 26% की गिरावट एबिडा के फ्रंट पर नजर आ सकती है। मार्जिन्स में क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कॉस्ट प्रेशर है, सीमेंट कंपनियों के लिए एक डेंट पड़ता हुआ जरूर दिखेगा। 18.5% से मार्जिन्स जो है 12.6% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं और बिक्री जो है यहाँ पर भी 34 से 35% तक की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। खासतौर से कुछ चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना होगा प्राइसिंग के ट्रेंड पर, क्योंकि सीमेंट कंपनियां लगातार प्राइस हाइक कर रही हैं। डिमांड के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी। साथ ही इनपुट कॉस्ट का जो बढ़ोतरी जो है उनका नतीजों पर क्या असर है इस पर नजर रखनी होगी। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सीमेंट एसीसी के नंबर्स पर दिखता है नहीं, इस पर हमारी नजर होगी। चलिए शर्मिला और किरण, आप दोनों से एसीसी पे राय लेना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा समय कम है तो क्विक में अगर शर्मिला जी आपके पास आऊँ, एसीसी को आप कैसे देख रहे हैं? इस समय कल रिजल्ट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ पे? आई थिंक जो एक नेगेटिव है वो है ऑब्वियसली द इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, तो उसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है। एंड पॉजिटिव इज कि किस तरह से डिमांड बढ़ रहा है। सो लेट्स सी हाउ दे बैलेंस इट आउट।
सो आई एम नेट पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन ये दो चीजें किस तरह से कंपनी बैलेंस आउट करती है वो देखें। किरण आपके पास आते हैं, इसी टाइम फ्रेम में आपको बताना है। एसीसी की अगर बात करें तो डेली चार्ट पे रिजेक्शन आ रहा है काफी टाइम। 200 डेज एंड जो 100 डेज मूविंग एवरेज जो 2200 से लेके 2250 के बीच में है। सो कंडीशनल बाय रहेगा। कल रिजल्ट आने के बाद अगर 2200 के ऊपर सस्टेन होता है काउंटर तो हमें 2150 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। चलिए, अब वक्त आ चुका है वीआईपी शेयरों का। चलिए शर्मिला, पहले आपके पास आते हैं, क्या है आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे दर्शकों के लिए? एचडीएफसी बैंक, थोड़ी देर पहले हमने इस स्टॉक के बारे में चर्चा की और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट हुई है पोस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर विद एचडीएफसी बैंक, और आज थोड़े नतीजे भी कुछ लोगों को थोड़े अच्छे नहीं लगे। बट आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर एचडीएफसी बैंक, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मर्जर का न्यूज है गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है, और नंबर्स भी मेरे हिसाब से काफी अच्छे थे। इफ दे आर ब्रॉडबेस देयर बुक और होलसेल बुक को बढ़ाया है, दे आर रियली कटिंग डाउन देयर रिस्क फ्रॉम द रिटेल बुक। सो आई थिंक आई टेक दैट इन दैट पॉजिटिव सेंस। और स्टॉक भी एक्चुअली इन कंपैरिजन टू द अदर प्राइवेट बैंक्स वैल्यूएशन काफी ठीक ठाक है। सो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। किरण, आपके वीआईपी शेयर्स क्या रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सो ओवरऑल जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स के ऊपर जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू रहेगी। उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छी सेटअप्स हम देख रहे हैं। सो हमारे दो आज बाई कॉल रहेंगे, एक कैम्स काउंटर है और एक एसबीआई लाइफ है। अगर मैं कैम्स की बात करूं तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं दूसरी पैटर्न की बात करूं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट दिख रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई है वो भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो कैम्स आप 2570 2550 के आसपास बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी से बाय कर सकते हो। ओवरऑल हमारा टारगेट 2700 का है, और स्टॉप लॉस के तरीके से आप 2490 मेंटेन कर सकते हो। एसबीआई लाइफ की भी बात करें हम तो काफी टाइम हमने देखा था कि 1130 1140 का एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद आज फिर से काउंटर 1170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 2-3 दिन से आप अगर वॉल्यूम देखोगे सो कंटिन्यू लास्ट 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हो रहा है। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इसको हम कंसीडर कर सकते हो। तो एसबीआई लाइफ आप 1170 1165 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट 1250 है, और स्टॉप लॉस के लिए आप 1124 मेंटेन कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कल की तैयारी कराने के लिए। और आप दर्शक हमारे देखते रहिए 18 स्वदेश, और अपना और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलना है।